हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज से हम एक नया इनिशिएटिव चालू करने जा रहे हैं। नया इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव होगा रिगार्डिंग पी ब्लॉक चैप्टर के लिए। ठीक है, ये अभी मैं पी ब्लॉक के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें हम NCERT टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन रीड करेंगे इसको। ठीक है, इससे आपके दो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो ये कि आपको भी पता चलेगा कि NCERT टेक्स्ट बुक को JEE पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से रीड किया जाता है। और दूसरा आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं उसमें भी आपको ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको, लाइन बाय लाइन रीड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए NCERT में कोई इस तरह से पैरा लिखा हुआ है, तो इस पैरा को पढ़ने से पहले ही, इससे पहले ही मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस एक्सप्लेनेशन को हम अच्छे से पहले समझ लेंगे, फिर हम रिटर्न होंगे इस NCERT के आपके पैरा पे। फिर वहाँ पे हम अंडरलाइन कर करके एक एक चीज़ देख लेंगे कि क्या इस पैराग्राफ से मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या मुझे इस पैराग्राफ से पढ़ना चाहिए और कौन सी चीज़ें मुझे इस पैराग्राफ से छोड़ देनी चाहिए। एक एक चीज़, यानी अगर आप मेरे साथ इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो एटलीस्ट ये काम मैं इनऑर्गेनिक के लिए करने ही जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे से आपका प्रिपरेशन वहाँ पे हो जाएगा। लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ इसमें प्रिपेयर कर देंगे आप। अभी इस पे मैं पर्टिकुलरली ग्रुप 18 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो पी ब्लॉक में ग्रुप 18 है उससे बिगिन कर रहे हैं। आप अपना वैल्यूएबल सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगा और आप इसमें और किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप इसको ज़रूर बताना। तो आइए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ से हमारा आपका ग्रुप 18 एलिमेंट्स बिगिन होते हैं NCERT में। देखिए सबसे पहले हम ये वाला जो आपका पैरा है यहाँ पे, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, काफ़ी कम लिखा हुआ है तो यहीं पे इसको समझ लेते हैं। देखो ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें बेसिकली कौन कौन से कंपाउंड हैं आपके, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। बेसिकली ये सारे आपके कंपाउंड्स है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, एक बहुत ही फ़नी से ट्रिक है, आप चाहो तो इससे भी इसको याद कर सकते हो। वैसे हम कुछ ना कुछ ट्रिक से सभी याद करते हैं, मैंने इसको कुछ इस तरह से याद कर रखा है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। फिर से बोल देता हूँ, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरह से मैंने इसको पर्टिकुलरली याद रखा है। ठीक है, आप चाहो तो किसी और तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हो। अब देखो इस पैराग्राफ से आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है कि इसमें सभी के सभी कंपाउंड्स जो हैं वो कैसी हैं, देखो गैसेज हैं। और सभी के सभी क्या हैं आपकी, केमिकली अनरिएक्टिव भी हैं। इसीलिए देखो गैसेस तो होंगी ही, मतलब कई बार ऐसा नहीं होता है कि ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए हमें दे देता है कि क्या ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी की सभी चीज़ें कैसे हैं, गैसेस हैं। और इसीलिए काफ़ी कम कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पैरा में नोट करने लायक एक और बात है कि ये तो आपका बेसिक से ये वाले तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, इसके अलावा भी एक और नोबल गैस एग्जिस्ट करती है जो कि है ओगैनेसॉन। ठीक है, ओगैनेसॉन आप जैसे भी चाहो उसको रीड कर सकते हो। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जो इस पैरा 1 से हमें समझ में आनी चाहिए और इस पे हमको फोकस करना चाहिए। अब नेक्स्ट पैरा के लिए पहले हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर इस पे रिटर्न। ओके, तो देखिए ज़रा ध्यान से, हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं वो हैं आपकी हीलियम, नियन, फिर है आर्गन, फिर है क्रिप्टॉन, फिर है आपका जेनॉन, रेडॉन और एक और है जो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, जो मैंने आपको बताया, OG, ओगैनेसॉन। ठीक है, अब पहले इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें ये दोनों जो गैस हैं आपकी रेडॉन और ओगैनेसॉन, ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये दोनों जो गैसेस हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में आपकी प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा और क्या खास बात है कि इन सभी नोबल गैसेस में ये जो हमारी आर्गन गैस है ना, इसका आपका हाईएस्ट परसेंटेज है आपका, इट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें इसका क्या होता है, हाईएस्ट परसेंटेज होता है। और
एक पॉइंट और यहाँ से निकल के आता है कि ये भी क्वेश्चन होता है कि हीलियम गैस जो है उसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन कमर्शियल सोर्स क्या है। तो इसका जो मेन सोर्स है वो है आपका नेचुरल गैस। ये आपको यहाँ पे 3 बातें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि कौन सी गैसेस नहीं पाई जाती हैं, हाईएस्ट परसेंटेज एटमॉस्फेयर में किसका है, और नेचुरल गैस है सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हीलियम का प्रोडक्शन आपका होता है। ठीक है, इसके बाद आपका अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब ये एटमॉस्फेयर में हमारे मौजूद ही नहीं है तो हमने इनको कैसे बनाया। तो वही इस पे डिस्कशन करते हैं कि देखो हम इसको कैसे बनाते हैं। आपका जो आपकी हम पहले बात करते हैं रेडॉन गैस की। ठीक है, रेडॉन गैस बनती कैसे है, जो रेडियम एलिमेंट है ना, रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, रेडियम जिसका एटॉमिक मास होता है आपका 226 और एटॉमिक नंबर 88, ये क्या करता है आपका अल्फ़ा डीके करता है। अल्फ़ा डीके ध्यान रखना, अल्फ़ा डीके में क्या होता है, एक आपका हीलियम एटम निकल जाता है ना 2He4, तो ये निकल गया, तो 2He4 इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 2He4 ये तो निकल गया, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा 86 और ऊपर से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 222। तो ये आपका देख सकते हो यहाँ पे आपका रेडॉन गैस का प्रोडक्शन हो गया। तो जो हम बोल रहे थे ऊपर कि हमारे वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, तो रेडॉन के लिए आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको सिंपली हम रेडियम के अल्फ़ा डीके से प्रोड्यूस करवा देते हैं। अब दूसरा जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, लेकिन पढ़ लेते हैं इसको। ओगैनासॉन, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका कैल्सीफोर्नियम, देखो कैल्सीफोर्नियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 98 आपका, और ये है आपका 249 इसका एटॉमिक मास हो गया। जब इसको कैल्सीफोर्नियम यहाँ भी है और इसका रिएक्शन हम कैल्शियम के साथ ही करवाते हैं 20, ठीक है, और ये वाला कैल्शियम 48 एटॉमिक मास वाला है। ठीक, तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है आपका ओगैनासॉन OG विथ एटॉमिक नंबर 118 और 294 और यहाँ पे 3N। अब देखो हम क्या करते हैं ना, हम इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे NCERT में लिखा है तो हम इसको 4-5 बार लिखेंगे, ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है JEE और नीट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके फैक्ट बेस्ड नहीं होते, इवन बोर्ड में भी आपका इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये लिखा तो है, तो ये बस जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बातें नहीं हैं, तो बस पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसको याद करने की चीज़ें नहीं है। यही चीज़ें हमें NCERT रीडिंग में भी समझनी है। तो हमने इतनी बातें समझ ली, अब एक बार हम अपने NCERT पे वापस चलते। ओके, तो अभी हमने जो भी एक्सप्लेनेशन देखा वो आपकी इस वाले पैरा का पूरी की पूरी हमने एक्सप्लेनेशन देख ली। अब एक बार इसको लाइन बाय लाइन हम लोग रीड कर लेते हैं कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेडॉन और ओगैनासॉन ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती हैं, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी रखी है कि देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज लेस देन 1% बाय वॉल्यूम। अब देख रहे हो ये एकदम फैक्चुअल चीज़ है, यानी इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं, ये एग्ज़ाम का मेरा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ों को आपको कट कर देना है, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। फिर देखो अगला भी एकदम फैक्चुअल है, हीलियम एंड समटाइम नियॉन्स आर फाउंड इन द मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन पिच ब्लेंड है। तो ये भी किसी काम की चीज़ नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है क्वेश्चन पूछता, ऐसी चीज़ों पे मेरे को फोकस नहीं करना है, तो मैंने आपने देखा इस चीज़ों को कट कर दिया। हाँ, अगला पॉइंट देखो उसका ज़रूरी है कि कमर्शियल सोर्स क्या है आपका हीलियम का, नेचुरल गैस है जो हमने आपको बताया। और आपने देखा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लिखा है जेनॉन रेडॉन रेयरेस्ट है, ये पता ही है, और हमने देख लिया कि रेडॉन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये डीके की रिएक्शन देख ली। और यहाँ पे ओगैनासॉन, तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट भी उतना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो। तो आपने देखा कि हमने 2 पैरा को रीड किया और इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है हमने सभी कुछ डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे एक आपका इंटेक्स्ट प्रॉब्लम भी दे रखी है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इस इंटेक्स्ट प्रॉब्लम को भी अब हम डिस्कस करते हैं। देखो सिंपली पूछा है कि इसको नोबल गैस क्यों कहते हैं, वाई दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैस। सिंपल सा बात है कि इनका जो ऑक्टेट होता है, हमने बचपन से ही पढ़ रखी है सब चीज़ें कि ऑक्टेट होता है, जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, इसका फुली फिल्ड होता है, यानी इसको ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है ना गेन करने की ज़रूरत है, जो है अपने में ही ये संपूर्ण है। इस वजह से ये रिएक्शन ही नहीं करते किसी चीज़ों की वजह से, इसीलिए इनको नोबल गैस कहते हैं। तो इस चीज़ों को एक बार आप पढ़ लो यहाँ पे।
वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। दे हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, देयरफॉर दे रिएक्ट विथ वेरी फ्यू एलिमेंट अंडर सर्टेन कंडीशन, देयरफॉर दीज आर नोन एज द नोबल गैसेस, ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट पैरा है आपका, ये वाला जो पैरा है, यहाँ पे भी देखो ये ओर्गेनेसॉन के बारे में ही दे रखा है। आपको पता है इसको हम एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे नोबल गैस में, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे, ये भी मेरे किसी काम की चीज़ नहीं बताता, ठीक। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो एक पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं टेबल में, इसको हम देखते हैं। आपको यहाँ से पता भी चलेगा कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं, जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखे हैं उसको किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं। देखना ज़रा ध्यान से आप, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, वो तो आप निकाल सकते हो, आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है। एटॉमिक मास हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, देखो एटॉमिक मास हमें बस हीलियम, नियन और आर्गन का पता होना चाहिए। अगर उसके आगे कुछ पूछ रहा है ना तो वो आपको दे ही देगा, वो आपका फैक्ट नहीं चेक करने वाला, तो ये हमारे किसी काम की चीज़ें नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 11 से ही निकालते आ रहे हैं, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को, इसको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना। देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस आपकी बढ़ती है। क्या कोई इस ट्रेंड में आपको दिक्कत दिख रही है? नहीं, आपको इस ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, यानी मेरे को यहाँ पे इसके एटॉमिक रेडियस को एज सच फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख रखा है यहाँ पे, आप बताओ। लिख रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जैसे ही आप जा रहे हो, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है? ठीक है, यहाँ पे कम हो रही है, यानी मेरे को इसमें भी कोई एक्सेस दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इस प्रॉपर्टी की भी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉट मच इम्पॉर्टेंट, नोबल गैस के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनकी टेंडेंसी ही नहीं है। तो जो टेंडेंसी ही नहीं है, अब उसका यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो टेबल बना के इस तरह से याद करोगे तो ये आपका कोई भी ज़रूरी नहीं है, यानी ये मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है कि मैं अब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यहाँ पे चार्ट बनाऊँ फिर उसको याद करूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, ध्यान से देखना आप, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सबको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब आप ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे ये वाला पढ़ के देखो, आप जैसे ही देखोगे यहाँ तक डाउन द ग्रुप सभी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ ही कर रही हैं। जैसे अगर डेंसिटी है तो जैसे जैसे आप देखो डेंसिटी है, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वो इंक्रीज़ ही कर रही है। सिमिलर आप मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखो, इधर जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वो बढ़ ही रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो, इस डायरेक्शन में चल रहे हो बढ़ रहा है, यानी इन सब में भी कोई भी एनोमली यहाँ पे हमारे देखने को हमको नहीं मिल रही है। तो यानी जो नॉर्मल हमारे पी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट है, सॉरी पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से वही लग रहे हैं, तो यानी इन सब कॉन्सेप्ट पे भी मेरे को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो इस टेबल से ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट टेबल यहाँ पे बना, इससे मेरी एज सच कोई बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है जिससे मैं कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने जेईई या नीट के एग्ज़ाम में। इवन बोर्ड का भी आएगा तो जो मेरे से वैल्यूज़ तो पूछेगा नहीं, वो ट्रेंड ही पूछेगा, और वहाँ पे कोई एनोमली है ही नहीं इस टेबल में कि मेरे को ध्यान रखनी पड़े। तो यानी ओवरऑल आप इस टेबल को अपने पढ़ाई में से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। मेरे को इसमें सभी इन्फॉर्मेशन पता है तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे और बचा, एटमॉस्फेरिक कंटेंट वाला। ये देख रहे हो ये वाला जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक कंटेंट वाला, तो इसके रिगार्डिंग हमने ऊपर ही पढ़ाई कर ली थी, ध्यान आ रहा है आपको। देखो यहाँ पे हमने लिख लिया था ना कि जितनी भी गैसेस दे रखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी, इसी वजह से वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक। तो इस तरह से आज हमने ये पेज 1 की रीड किया, इसी तरह से हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे कंटेंट को। आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना कि इसमें आपको क्या लगा और क्या इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए, जो भी होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर